अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल विजुअल मेडिसन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ओवरव्यू एट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स है और उनकी नॉर्मल रेंजेस क्या है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सोडियम। तो सोडियम की जो नॉर्मल रेंज है वो है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके बाद पोटाशियम है। पोटाशियम की जो नॉर्मल रेंज है वो है 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके बाद कैल्शियम है। कैल्शियम की नॉर्मल रेंज जो है, अगर हम इसको मिलीग्राम पर डिसीलीटर में देखते हैं तो ये है 8.5 टू 10.5, और मिली मोल पर लीटर में ये है 2.1 टू 2.6। इसके बाद मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम की जो नॉर्मल रेंज है वो है 1.7 टू 2.2 मिलीग्राम पर डिसीलीटर और 0.7 टू 1 मिलीमोल पर लीटर। इसके बाद फॉस्फेट आता है। फॉस्फेट की नॉर्मल रेंज है 2.5 टू 4.5 मिलीग्राम पर डिसीलीटर और 0.8 टू 1.5 मिलीमोल पर लीटर। इसके बाद आता है क्लोराइड। क्लोराइड की नॉर्मल रेंज है 98 टू 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आता है या जो डिस्टरबेंस आती है उसके कॉमन काजेस क्या हो सकते हैं। तो इसके जो मोस्ट कॉमन काजेस है वो है, उसमें आता है वोमिटिंग, डायरिया, किडनी डिजीज हो सकते हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डायूरेटिक्स और जो अदर मेडिकेशंस हैं उनके यूज़ की वजह से हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से या फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हो सकता है। इस तरह पुअर न्यूट्रिशन जो है वो भी कॉमन काजेस में आता है। अब हम देखते हैं कि अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए या डिस्टरबेंस आ जाए तो पेशेंट कौन से सिम्टम्स के साथ हमारे पास आता है, यानी क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। तो सबसे पहले उसमें आता है वीकनेस होगी, फिटीक होगा यानी थकावट होगी, मसल क्रैम्प्स होंगे या टिटनी होगी, नमनेस और टिंगलिंग होगी, कन्फ्यूजन और अल्टर मेंटल स्टेटस होगा। इस तरह कार्डिक एरिथमियास हो सकता है अगर सवेयर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए। इस तरह सीजर हो सकते हैं सवेयर केसेस में। तो जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है ये मोस्टली हमारे सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है। अब हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स आते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में वो क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास अगर सोडियम की इम्बैलेंस हो जाए या वो कम हो जाए अपनी नॉर्मल रेंज से या बढ़ जाए, तो नम कम हो जाए उसकी लेवल तो उसका हम हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। अगर लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए तो उसका हम हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। इस तरह पोटाशियम है, तो पोटाशियम को अगर कम हो जाए अपनी नॉर्मल रेंज से तो हम हाइपोकिलीमिया बोलते हैं, अगर बढ़ जाए तो हाइपरकिलीमिया। फिर इसके बाद कैल्शियम है, तो कैल्शियम के लेवल अगर नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो इसको हम हाइपोकैलिसीमिया बोलते हैं, लेकिन अगर बढ़ जाए तो उसको हाइपरकैलिसीमिया बोलते हैं। इस तरह मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के लो लेवल को हाइपोमैग्नीशिया मैग्नीशियम बोलते हैं और हाई लेवल को हाइपर मैग्नीशिया बोलते हैं। इस तरह हमारे पास फॉस्फेट आता है, तो उसको हम अगर लो लेवल है तो हाइपोफॉस्फेटीमिया बोलते हैं, लेकिन अगर अपनी नॉर्मल रेंज से लेवल बढ़ जाए तो उसको हाइपरफॉस्फेटीमिया बोलते हैं। इसके बाद क्लोराइड है, तो हाइपर क्लोरीमिया आता है और हाइपर क्लोरीमिया आता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। कि अगर पेशेंट के बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है और इन क्लिनिकल फीचर्स के पास हमारे पास पेशेंट आता है तो हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स थे, सोडियम को, पोटाशियम को, कैल्शियम को, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। इसके बाद अगर सवेयर सिम्टम्स के पास के साथ पेशेंट आते हैं लाइक एरिथमियास के साथ, कार्डिक प्रॉब्लम के साथ, तो इसमें हम ईसीजी भी करवाते हैं। और जो कार्डिक प्रॉब्लम्स है वो यूजुअली जो है पोटाशियम और कैल्शियम की एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होते हैं। इसके बाद हम रीनल फंक्शन टेस्ट भी करवाते हैं, सर बीजीज भी करवाते हैं यानी आर्टियल ब्लड गेज। उसमें हम एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स को देखते हैं अगर इम्बैलेंस हुआ हो। इसके अलावा हम यूरिन इलेक्ट्रोलाइट्स भी करवाते हैं अगर सेलेक्टेड केसेस में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो अब हम मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। तो मैनेजमेंट में जो हमारा मेजर स्टेप होता है वो है आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द अंडरलाइंग काज, यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जिस काज की वजह से भी हुआ है तो सबसे पहले हम उसको ट्रीट करेंगे।
करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ ग्रेजुअली व्हेन इंडिकेटेड। हम हमेशा इलेक्ट्रोलाइट की जो इम्बेलेंस है या एबनॉर्मलिटी है या जो डिस्टर्बेंस होती है उसको हम जब करेक्ट करते हैं तो यूजुअली हमें वो स्लोली और ग्रेजुअली करेक्ट करना चाहिए, रिपीट करेक्शन नहीं करनी हमें। ये बात आप लोग याद रखें। इसके बाद हम मॉनिटर ईसीजी एंड सिग्निफिकेंट पोटाशियम और कैल्शियम डिस्टर्बेंस। अगर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हमने करवाया पेशेंट का और उसमें हमारे पास पोटाशियम या कैल्शियम की डिस्टर्बेंस आई है, यानी उसके वो आउट ऑफ रेंज हो गए हैं या अपनी रेंज से नॉर्मल रेंज से कम हो गए हैं या बढ़ गए हैं, तो इसमें हम ज़रूर ईसीजी करवाते हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट्स की जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स है वो हम रिपीट करते हैं तो असेस द रिस्पॉन्स, और जो ओवर करेक्शन है उसको भी हम अवॉइड करते हैं। इसके बाद आप लोग को जो पॉइंट्स याद रखने चाहिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर, वो है कि पोटेशियम डिसऑर्डर्स कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियास। जैसे पहले भी मैंने आप लोग को बताया कि पोटेशियम और कैल्शियम के बैलेंस की वजह से मोस्टली कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी जो एरिथमियास होते हैं वो हो सकते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोजली लिंक, फॉस्फेट शिफ्ट occur in respiratory alkalosis, repeating in diabetic ketoacidosis treatment. इस तरह always correlate clinical pictures with investigation। ये बात जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग जब भी पेशेंट की कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और वो जो फर्स्ट लाइन सीबीसी की ना हो, तो आप लोगों के माइंड में कुछ बातें होनी चाहिए कि पेशेंट जो सिम्टम्स के साथ आया है, जो भी क्लिनिकल फीचर्स के साथ पेशेंट आए, तो आप लोग उसको कोरिलेट कर पाए इन्वेस्टिगेशन के साथ। यानी आप जो भी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो आप लोग को माइंड में होने चाहिए कि आप क्या क्या देखेंगे उसमें जो पेशेंट के सिम्टम्स से रिलेटेड हो। तो ये आप लोगों को हर डिजीज़ में, हर पेशेंट में आप लोगों की बात याद रखनी चाहिए। इसके बाद आता है जो मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटीज़ होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है। इसमें हमारे पास हम सबसे पहले सोडियम को देखते हैं, तो सोडियम में या तो हाइपोनेट्रीमिया हुआ होगा या हाइपरनेट्रीमिया होगा। तो हाइपोनेट्रीमिया में जो सवेयर हाइपोनेट्रीमिया में तो जो सवेयर हाइपोनेट्रीमिया है तो उसमें पेशेंट कन्फ्यूजन और सीजर यानी जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है उसके साथ आता है। अगर हाइपरनेट्रीमिया है तो इसमें पेशेंट यूजुअली इंटेंस थर्स्ट और अदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोटाशियम। अगर पोटाशियम में हाइपोकिलीमिया हुआ है तो पेशेंट जो है वो यूजुअली मसल वीकनेस के साथ आता है, और ईसीजी अगर हम करवाएंगे पेशेंट का, तो अगर हम ईसीजी करवाते हैं और इसमें हाइपोकिलीमिया जैसे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में हमें पता चल गया, तो यूजुअली फिर ईसीजी में हमें क्यू वेव्स भी नज़र आएंगे। लेकिन अगर पेशेंट को हाइपरकिलीमिया है तो हाइपरकिलीमिया में फिर ईसीजी की जो चेंजेस है वो डिफरेंट होंगे, उसमें पीक टी वेव्स होंगे और ये लाइट थ्रेटनिंग एरिथमियास काज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कैल्शियम। तो अगर पेशेंट में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए नॉर्मल रेंज से यानी हाइपोक्लेसीमिया हो जाए तो इसमें टिटनी हो सकता है, चॉस्टिक और ट्राउजी साइंस हो सकती है। चॉस्टिक साइन इस तरह होता है कि अगर हम पेशेंट की पेस को टच करेंगे तो पेशेंट नर्व की वजह से जो पेस होगा वो उसमें स्पाज्म आएगा। इस तरह अगर हम ट्राउजी साइन इस तरह चेक करते हैं कि अगर हम पेशेंट की बीपी चेक करते हैं और बीपी कप लगाते हैं तो वो थोड़ी सी कंप्रेशन की वजह से जो हेड में स्पाज्म आएगा, तो उसको हम ट्राउजी साइंस बोलते हैं, और ये सारा हाइपोक्लेसीमिया में नज़र आएगा। इसके बाद हाइपरक्लेसीमिया है, तो हाइपरक्लेसीमिया में जो हमारे पास बोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह रीनल स्टोन्स हो सकते हैं और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।